हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक और खुशखबरी आ चुकी है जिसको भी इंतजार था एसएससी जीडी की भर्ती का। तो यहाँ पर 2025 में जो भर्ती होने वाली है उसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म 5 सितंबर की से स्टार्ट होने वाले थे। तो आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण जानकारी उसकी आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा नोटिफिकेशन है वो एसएससी की ओर से जारी कर दिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आपको 14 अक्टूबर तक इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14 अक्टूबर तक आपको लास्ट डेट रहेगी। फरवरी में यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और जनवरी फरवरी में वो एग्ज़ाम होगा आपका। अब इसके साथ ही आपको पूरा जो नोटिफिकेशन है वो बता देते हैं, इसका मेन पॉइंट बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल है, जो वैकेंसी डिटेल है वो बता देते हैं। देखिए जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 39,481 होने वाली है, यानी कि अप्रोक्स 40,000 मान के चलिए। पहले ही अंदाजा आ रहा था कि 40,000 के आसपास इसकी पोस्ट आएंगी और ये बाद में इंक्रीज होकर 50 या 60,000 के आसपास हो जाएंगी फाइनल, जैसे इस बार वाली में हुए हैं। फोर्स वाइज कितनी पोस्ट किस पोस्ट में रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पर बीएसएफ, अगर बीएसएफ की बात करूँ तो सीधे मैं ग्रैंड टोटल बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, जो भी जिस कैटेगरी में है अपनी कैटेगरी में देख सकता है। यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो रहने वाला है वो 15,654 हमें बीएसएफ में देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी पोस्टें हैं बीएसएफ में। उसके बाद दूसरे नंबर में आते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ में 7,145 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद तीसरे नंबर में आते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में आपको 11,541 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और एसएसबी जो कि ज़्यादा लोगों की पसंदीदा रहती है, उसमें आपको यहाँ पर 819 पोस्ट देखने को मिलेंगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी पोस्ट एसएसबी में नहीं है। उसके बाद अगली पोस्ट आती है आईटीबीपी की। तो आईटीबीपी की आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी 3,017 पोस्ट इसको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आती है आसाम राइफल। तो आसाम राइफल की यहाँ पर है 1248 पोस्ट। उसके बाद एसएसएफ आती है, उसमें 35 पोस्ट और लास्ट में एनसीबी में है 22 पोस्ट है। तो इस तरह से आप देखते हैं एसएसएफ और एनसीबी ये दोनों में कम पोस्ट देखने को मिले हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब होती हैं, ज़्यादा लोगों की पसंदीदा जॉब भी यही रहती हैं और इसमें आपको देखने को मिलेंगी कम ही जॉब आती हैं। और इस बार एसएसबी में अच्छा चांस है, 800 पोस्ट एसएसबी में आई हैं, तो अच्छी खासी पोस्ट है। 800 भी बहुत पोस्ट होती हैं। अब बात करूंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से बननी है, वो अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप कमेंट कीजिए, आपको एक नई वीडियो मिलेगी, उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किसको आपने पोस्ट प्रेफरेंस में आगे भरना है और किस जॉब प्रेफरेंस को पीछे भरना है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक संपूर्ण वीडियो हम अलग से लाएंगे। इसमें आपको केवल नोटिफिकेशन के ऊपर ही हम डिटेल वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखते हैं हम इसमें तो क्या क्या रहने वाला है। ये देखिए, अब जो एज रिलैक्सेशन रहने वाली है, अब एज काउंट कहाँ से होगी, बहुत से कैंडिडेट का ये एक सवाल था कि एज काउंट कहाँ से होगी, किसी की कम हो रही थी, किसी की ज़्यादा। तो एज लिमिट का बता देता हूँ नोटिफिकेशन में क्या आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो 5वां पॉइंट है वो एज लिमिट के ऊपर ही दिया गया है। देखिए इसमें आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर होनी चाहिए। और कब होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 23 साल। ठीक है, तो 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी आपकी एज। इसमें यदि आप 2 जनवरी 2002 से पहले आप पैदा हुए हैं, आपका बॉर्न 2 जनवरी 2002 से पहले का है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2 जनवरी 2002 के बाद वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड 1 जनवरी 2007 जिसकी है, 1 जनवरी 2007 से पहले जो जन्मे हैं वो लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा एज के बारे में बता दिया है। अब उसमें मैं बता देता हूं कि किसको एज में छूट मिलने वाली है। जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर की छूट मिलने वाली है, 5 साल की। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है। जो भी एक्स सर्विसमैन होंगे उनको भी 3 ईयर आपका जो आपने छोड़ दिया है जब, उसके बाद 3 साल का आपको रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, मतलब उसके 3 साल। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी इसमें दिया है, 5 साल जो जिसका भी दिया है, तो वो लोग इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें केवल मैक्सिमम एज में मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, केवल आपको जो है मैक्सिमम एज में ये रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम एज 18 साल हर कैटेगरी में होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद में ये पूरा एज के बारे में ही दिया है, इसको बता दिया है मैंने आपको। और उसके बाद सीधे हम चलते हैं नीचे, और नीचे थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें होने वाली है। देखिए यहाँ पर प्रोसेस, सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेशन। तो आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट के बारे में दिया है कि किस सर्टिफिकेट का क्या रहने वाला है इसमें।
तो इसमें कुछ नहीं है, आपका SC OBC जो भी ST है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि DV के टाइम पे फिर दिक्कत आती है, ओरिजिनल बनाना, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसके बाद सीधे आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन से इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब कौन एलिजिबल है इसके लिए, आपको एजुकेशन कितनी चाहिए, आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो बात करते हैं। देखिए आपका इसमें 10th, देखिए यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी 10th पास होना चाहिए, वो किसी भी अपने मतलब जो भी बोर्ड है आपका, वहाँ से स्टेट बोर्ड होती है जो, उसके तौर पर आप 1 जनवरी 2025 तक आपका 10th का मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसमें यही लिखा है, बस 10th बेस होता है इसका। अब उसके बाद सब ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। एनसीसी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है जब आपकी लास्ट कट ऑफ लगती है, ठीक है। लास्ट कट ऑफ में एनसीसी के बहुत सारे नंबर मिलते हैं, नॉर्मलाइजेशन में एनसीसी के बहुत सारे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो वो सबसे मेन होने वाली है अगर आप एनसीसी कैडेट हैं। अगर आप सी सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा जो एनसीसी में सर्टिफिकेट होता है वो होता है सी सर्टिफिकेट। अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 5% मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम आपके 5% जो नंबर हैं वो बढ़ जाएंगे। मतलब 5% का मतलब ये होता है कि आपका जो इसका एग्जाम होता है टोटल 160 नंबर का होता है, और 160 नंबर का हम अगर 5% निकालें इस तरह से, तो 160 नंबर का 5% हमारे पास यहाँ से 0 से 0 कटता है, 2 बार कटता है, और 8 नंबर, अर्थात हमको इसमें 8 नंबर, अगर हमारे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो हमें 8 नंबर का इसमें नॉर्मलाइजेशन में 8 नंबर बढ़ेंगे। वैसे ही अगर आपके पास सेकंड नंबर का जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है बी सर्टिफिकेट। अगर आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 3% छूट मिलेगी। 160 नंबर में 3%, मतलब 3% छूट का मतलब यह है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में 3% नंबर बढ़ेंगे। और यदि आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपके 2 नंबर बढ़ेंगे। ये हो गया एनसीसी के बोनस पॉइंट बेनिफिट जो नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत मदद करेंगे, जहां पर कि आपने लास्ट मेरिट में कट ऑफ बढ़ती है वहां पर ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कैजुअल डेट पर्पस। ये जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपका इशू 1 जनवरी 2025 से पहले इशू होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बाद में आए सर्टिफिकेट तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई। अप्लाई का आपको पता है, आपको मैं अप्लाई के ऊपर एक पूरी वीडियो बताऊंगा। अभी मैं एक चीज बोलूंगा, अभी आप फॉर्म ना भरें, फॉर्म भरें थोड़ा सा टाइम लेके। आज 5 को अगर ये फॉर्म स्टार्ट हो गए तो आप 15 के 10 या 15 के बाद भरें, ठीक है। अभी साइट जो होगी वो थोड़ा सा हैंग करेगी, आप 10 या 15 के बाद भरेंगे। और मैं पूरी डिटेल में वीडियो लाऊंगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी पोस्ट पहले रखनी है, कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी है, उसके ऊपर जब मैं वीडियो लाऊंगा उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। ये हो गया सब कुछ। अब इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं, एप्लीकेशन जो फीस रहने वाली है वो कितने होने वाली है। देखिए एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है वो जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, यूआर कैंडिडेट हैं, उनके लिए 100 रुपये रहने वाली है। और जो भी इसमें कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी कोई भी फीस इसमें नहीं रहती है, ठीक है। तो आपकी फीस इतनी ज़्यादा है नहीं, 100 रुपये फीस कोई बड़ी फीस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर। अब यहाँ पर होता है जो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में आप देख सकते हैं अपने अपने स्टेट का देख सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया होगा कि आपको कहाँ से कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट में कौन कौन से सेंटर हैं, तो आपको सीधे वो सेंटर अपने स्टेट का सेंटर चुन लेना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है कौन से स्टेट में क्या रहता है। अब उसके बाद इसका अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, जो स्कीम होती है इसकी, एग्जाम पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है सीबीटी। तो आपके इसमें कौन से क्या क्वेश्चन रहते हैं, क्या आपका सिलेबस रहता है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। और जो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो जिसमें हम देखते हैं करंट अफेयर, जीके, जीएस, ये सब देखते हैं, तो वो आते हैं 20 नंबर के और 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, ठीक है। और उसके बाद आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो भी क्लरिकल वो होते हैं, मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, मैथ्स आती है जो 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर की वो भी रहती है। अब उसके बाद आपके पास डी जो पार्ट रहता है वो रहता है इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल। आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए। हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो 3 पार्ट बताए मैंने, वो 3 के 3 आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेगा तो उसका हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मीडियम में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे 80, और इनका मार्क्स कितने मिलेगा 160 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। और उसमें आपको 60 मिनट, 1 आवर का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलता है और 80 क्वेश्चन आपको इसमें करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका फिर ये चेक होता है, इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाते हैं। ये तो रहा
पूरा एकदम शॉर्ट नोट की आपका क्या क्या रहने वाला है। फिजिकल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। फिजिकल में आपकी जो होती है, यहाँ पर देखिए इवेंट क्या क्या होते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में, और वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर और 8.5 मिनट में आपको इसका टाइम मिलता है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद आपका जो थोड़ा सा वो लद्दाख वगैरह से रीजन जो वहाँ से करते हैं उनको इसमें भी छूट मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, जो मेल कैंडिडेट है उनकी 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट होती है, और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो 157 होती है, ठीक है। अब उसके बाद रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो भी कैटेगरी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक चेस्ट पे। चेस्ट में क्या होता है कि आपकी नॉर्मल जो चेस्ट होगी वो 80 होगी एंड 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होगा, ठीक है। और जो भी जिनका भी कोई कैटेगरी वाले हैं तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद वेट वगैरह का कोई ऐसा वो नहीं रहता है इशू, ठीक है। अब इसमें सीधे चले जाते हैं हम, इसमें अब कुछ नहीं है आपके लिए, वो बात की बात है। अब इसका देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको एग्जाम जो है पैटर्न एग्जाम सिलेबस के बारे में, ये तो केवल शॉर्ट नोट है। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो तो कमेंट कीजिए, वो वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ने, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर बताऊंगा, जिससे कि आप जो 160 नंबर का आपका क्वेश्चन बताया मैंने, पेपर बताया 160 में से आप 140 प्लस करेंगे अगर उस ट्रिक को अपनाते हैं, उस टाइप से आप अपनी स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए। शुक्रिया।